श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस बिल पर प्रारंभ करने से पहले मैं आपका ध्यान असम में हुए बाढ़ और वहां पर लगभग 70 व्यक्तियों की मौत की तरफ आकर्षित करता हूं और इस सदन से बड़ी पीड़ा मन से, बड़े दुखी मन से केंद्र सरकार से असम के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की मैं गुजारिश करता हूं। सर, मैं शुरुआत करता हूं इस बिल से। और अभी हमने आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य सुना और उनके बात और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं। तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि ये सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई, उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। उस मामले में उसको बेल मिल गया। मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ, जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था, उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश, जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है, चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है, आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ। और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया, तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा, कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी
पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर। आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, सीबीएसई के ओएमआर में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। और प्रधानमंत्री जब आते हैं हाई पावर कमेटी की बात करते हैं, तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो हाई कमेटी थी उसका क्या हुआ? 2 साल हाई कमेटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमेटी बनी, के राधाकृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो 2 साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ? सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये बहुत गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में पता चला कि एनटीए के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि एनटीए की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, एनटीए की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है, 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है। ये 47 कौन है? कौन है ये 47? 34 में से तो शायद 10-11 वैकेंसियां हैं, 24 ही है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 47 जो सैंक्शन, ये कौन है? जो आउटसोर्स करके अपने लोगों को लाया एनटीए में, वो लोग हैं क्या? उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। हम जानना चाहते हैं, आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं। सुनाई दे रहा होगा सर, एक विशेष संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उसका ब्यौरा देख लीजिए, एनटीए के चेयरमैन का ब्यौरा देख लीजिए। इससे पहले वह मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस चेयरमैन के वो कमीशन के चेयरमैन थे, और उस समय में भी धांधली हुई, उससे पहले वो छत्तीसगढ़ में भी पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन थे, उस समय में भी धांधली हुई। ऐसे इतने धांधली से जुड़े हुए व्यक्ति को आज भी इतने पेपर लीक होने के पश्चात भी आपकी सरकार बचा रही है, आपकी सरकार बचा रही है। जिस एनटीए के द्वारा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है। और यही दर्शाता है कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते, क्योंकि आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। मैंने कोई असंसदीय बात नहीं की। आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और इसीलिए हम देखते हैं चाहे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो,
कॉलेज के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में हो, जब फैकल्टी की बदली होती है उसमें हो, चाहे आउटसोर्सिंग में हो, हर चीज में हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी, जिन यूनिवर्सिटी की कल्पना पंडित नेहरू ने एक साइंटिफिक टेम्पर के द्वारा उन यूनिवर्सिटीज के एक सपना देखा था, आज उन्हीं यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर रहे। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी के लोगों को आने वाले समय में आपके दल के सदस्य बने, आपको वोट दे, उसके लिए आप एक माहौल बना रहे हो। यह है आपके लिए शिक्षा का उद्देश्य, यह है शिक्षा का उद्देश्य। और हमने देखा कि वे जो संस्थाएं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, देश भर से माता पिता अपने बच्चों को बोल रहे कि जाओ दिल्ली जाओ, अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो बॉम्बे जाओ, बिहार में जाओ, लेकिन धरना प्रदर्शन करो। आज शिक्षा की बात है, आपको अपना भविष्य आपको बचाना है। मैं नहीं जा सकता पर मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक मां ने एक आशीर्वाद के साथ अपनी बेटी को भेजा, एक बाप ने अपने बेटे के पीठ पे थपथपाकर उसको जंतर मंतर पे भेजा, और डीयू, आईआईटी, जेएनयू कहती है आप मत जाओ। छात्रों को कहती है अगर आप जाओगे तो आपके करियर पर प्रभाव बन सकता है। यह है शिक्षा की संस्थाएं। ऐसे हम आने वाले पीढ़ी, आने वाली चुनौतियों के लिए हम भारत का निर्माण करेंगे, अपने युवाओं को हम उनको ताकत देंगे। इसीलिए अगर एक बात इस पूरे घटनाक्रम से निकलती है वो ये है कि आज शिक्षा में ये इस बिल से, जिसमें आपने पेनल्टीज बढ़ा दिए, पनिशमेंट बढ़ा दिए, इससे हमारा शिक्षा विभाग नहीं सुधरेगा। राहुल गांधी जी बार बार कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी सिर्फ एक मुखौटा है आपके शिक्षा विभाग का। आपकी शिक्षा के प्रति जो उनका, आपकी जो नीति है वो सिर्फ एक, उसका एक चिन्ह है, एक सिंबल है। उनके हटने से भी शिक्षा में सुधार आएगा। आज भी ना बच्चों को विश्वास आता है इस बात पर, ना हमें इस बात पर विश्वास है। लेकिन इसके पश्चात भी आज शिक्षा पर बातचीत हो रही है, आज शिक्षा को लेकर धरना हो रहा है, आज शिक्षा को लेकर जंतर मंतर में हजारों की तादाद पर लोग इकट्ठित हुए हैं। आज शिक्षा के विषय पर सारे दल संगठन सब ने अपने अपने प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे या असम में हो, सब जगह विभिन्न राजनीतिक दल संगठन और इन दल संगठन से अलग सारे युवा सड़क पे आ गए। सब ने अपने शिक्षा की मांग की। और क्यों मांग की? उनके दुख को पहले हमें समझना चाहिए, उनके पीड़ा को हमको समझना चाहिए, वो उनके अंदर जो नाराजगी है उस बात को हमें समझना चाहिए। नहीं तो किसी का इतना साहस नहीं कि सड़क पे आके गर्मी बारिश, सड़क पे सोना, पुलिस की लाठी खाना, दिन दिन भूख हड़ताल पे रहना, सबकी इतनी साहस नहीं है। ये साहस कहां से आता है? ये साहस आता है उस दर्द से, जिस दर्द में अपने भविष्य को लेकर वो विवश हैं, जिस दर्द में अपने देश के भविष्य को लेकर वो विवश है, जिस दर्द को वो आज के समाज में उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। और बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति ने इस पूरे जो दर्द है, इस दर्द के बारे में बात करते हुए गोपाल दास नीरज के गीत की बात करता है। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति से राहुल गांधी जी मिलने गए, उसने कहा, उसने हमें याद दिलाया कि नीरज की वो पंक्तियां, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुबे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये बच्चों की वो दुख है। क्या करें? हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम पेपर खरीद पाएं। 30-30 लाख का पेपर हमें खरीदने के पास, हमारे पिताओं के पास इतने सामर्थ्य नहीं है। वो दुख है, वो नाराज है, और इसीलिए जब वो दुख से वो लड़ नहीं पाते तो आत्महत्या पर आ पड़ते। और एनसीआरबी में सर, आज देश की ये व्यवस्था, देश की असली ये है कि आज एनसीआरबी में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, ये भी एक कारण है कि आत्महत्या हुई क्योंकि वो बच्चा एग्जाम में फेल हुआ। ऐसा भी एक कारण आ गया है। बच्चों की आत्महत्या
छात्रों की आत्महत्या लगभग 1 लाख से ऊपर बढ़ चुकी है, 1 लाख से ऊपर, जिसमें से 2000 ने तो साफ साफ कहा है, 2400 ने साफ साफ कहा है कि मैं फेल हो गया और इसीलिए मैं सुसाइड ले रहा हूं। बहुत लोग, बच्चों ने फैमिली, पारिवारिक कारण से, फैमिली रीजन से वो आत्महत्या उन्होंने की। लेकिन इसके पश्चात भी वे युवा आए, वो चाहे गुजरात से हो, वो चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे विदेश से हो, चाहे दक्षिण भारत से हो, महाराष्ट्र से, वो सब आए। और जब वो आए और दिल्ली की गर्मी, दिल्ली के बारिश से जब वो जो उन्होंने उसमें जो दर्द है, उसमें जो संघर्ष है, उस संघर्ष को याद करते, उस संघर्ष को झेलने में उन्होंने याद किया सावित्री बाई फुले को। वे लड़कियां जो आई थी, ऐसे बहुत लड़कियां थी जिन्होंने रील पे कहा कि मैं अपने माता पिता को बिना बोले में जा रही हूं क्योंकि मुझे लड़ना है। ऐसे भी लड़कियां थी जिन्होंने कहा कि मैं छात्र नहीं हूं, मैं काम करती हूं, लेकिन मैंने भी कुछ साल पहले नीट का परीक्षा दिया था, मैं पहले अटेम्प्ट में मेरा पेपर लीक हो गया, कितना मानसिक मेरे पे दबाव बना मैं खुद समझ सकती हूं। आज अगले पीढ़ी के साथ, जिस समय मैं खड़ी नहीं हो पाई, मैं बाहर नहीं आ पाई, लेकिन आज अगले पीढ़ी के साथ मैं खड़ा होना चाहती हूं, मैं जाऊंगी आज। ये सब वहां पे आए क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास को याद किया कि जिस प्रकार से सावित्री बाई फुले हो या फातिमा शेख हो, जिस प्रकार से समाज ने उन पर उत्पीड़न किया, लेकिन वो कभी भी अपने बाग से हटे नहीं। युवा लोग आए, एक लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि आ मार, मुझे मारो, मारो सर मारो। उसमें वो भगत सिंह का जज्बा हमें दिखाई दिया। हमेशा उसने हाथ नहीं उठाया, उसने खाली बोला कि मारो, क्योंकि ये थी लोगों की और युवाओं की ताकत कि अब वो डर उनसे चला गया, डर खत्म हो गया, डर गायब हो गया। लाठी है, दर्द होगा, रात को सोने में मुश्किल होगी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, अगर शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। ऐसे भी लोग थे जो 20 जुलाई के रात को आए। वो 20 जुलाई के सुबह नहीं थे, 7 बजे नहीं थे, 4 बजे दोपहर को नहीं थे, वो रात को 10 बजे आए। क्यों? क्यों? उनको दुख हुआ। उन्होंने रील में देखा कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने बच्चों पर हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि चलो मैं भी एक लाठी खाने जाऊंगा। ये है हमारा युवा शक्ति। मैं इस सदन से भारत के युवा समाज को मैं नमन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं मैं देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें दोबारा याद दिलाया कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। आपने दोबारा हमें याद दिलाया कि सवाल पूछना आप सबका, हमारा सबका मौलिक अधिकार है। हमने वो भी देखा उस मध्य प्रदेश से आए हुए आदमी को जिसके सर पर खून निकल रहा था। क्यों? क्योंकि कांटों से भरा हुआ एक डंडा उसके सर पर पड़ा और उसने तब भी वो पीछे नहीं हटा। खून से लथपथ उसका चेहरा, उस समय भी पुलिस को ललकार रहा था कि देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता प्रजा राजा होता है। ये है वहां की उस ताकत। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत से गलत शब्द भी उस सभा में, जंतर मंतर में किए गए। मैं उन गलत शब्दों का जो मर्यादा से बहुत दूर है, अमर्यादित है, उन शब्दों का समर्थन नहीं करता, लेकिन उन शब्दों के बारे में भी याद करना चाहिए जो बाकी बच्चों ने हमें याद दिलाया। किसी एक बच्चे ने याद दिलाया वसीम बरेली की कविता, जिसमें लिखा है, जो उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये हैं बच्चे, ये है वो बच्चे और जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई। हर वो बेटी जो वहां जाती थी वो कहती थी कि ये जंतर मंतर, ये ऐसा एक जगह बन गया है जहां पर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं। जब पुलिस की लाठी आती है तो कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजाना उसके सामने आकर अपने शरीर से उस लड़की को बचाता है। डंडा उसके लड़के के शरीर पर पड़ता है। वो लड़का कहता है कि इस उंगली से मैंने पिछली बार कमल पर वोट डाला, आज इसी उंगली को कमल के पुलिस ने तोड़ डाला। ये है उनका साहस।
आज समाज, मैं पूरे छात्र के साथ पूरे समाज को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उस गुरुद्वारों को मैं के संचालकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपना दरवाजा खोला, लोगों को वहां पे शरण दिया। ये है हमारी देश की खूबसूरती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश भर से लोगों ने फोन किया कि मैं वहां जा नहीं सकता, लेकिन स्विगी के द्वारा उन बच्चों को खाना तो पहुंचा सकता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन वकीलों का, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो जंतर मंतर पे आए हो, सब ने बोला कि लोकतंत्र के साथ, संविधान के पक्ष में आज हम सब यहां पे खड़े हैं। लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत, और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है, और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं, और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। मेरा ये कहना है सर, गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं सर, आज ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। आपने उस धरना को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए ये बिल आया है। हमने देखा ना सिर्फ दिल्ली में, बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया। ये नौबत है। हमने इसीलिए मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, और धरना प्रदर्शनकारी के साथ है जिन्होंने एक और हमें बहुत ही खूबसूरत गीत याद दिलाया, दिनकर का। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्म में है तो 2 बार नहीं मरना है। ये जो लोगों ने आज जो संदेश दिया है लोकतंत्र में, दोबारा उन्होंने आज हमारे ऊर्जा जो दी है, इसके लिए सारे विपक्षी दल, हम भारत के युवा समाज के साथ है, छात्र समाज के साथ है, वे सारे जिन्होंने संघर्ष किया उनके साथ है। और आज भी अब चाहते हैं कि गृह मंत्री आए और सदन के अंदर बोले कि क्यों आपने पुलिस के द्वारा बच्चों पर ये दुर्व्यवहार किया, बच्चों के पर आपने आक्रमण किया, और बच्चों के साथ आज उनके आंसू निकलते हमने देखने पड़े। इन सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।